Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the NCERT questions of our chapter Electrochemistry in our wonderful batch, that is the NCERT Punch batch, जिसमें आप थोड़े ही समय में बहुत कुछ ज्ञान लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। अब जैसे कि हमने रिस्पेक्टिवली जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंटेंट लेक्चर सीखा था, वहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म में एंड इवन इन द डिटेल्ड मैनर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आप जानते हैं 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है, दैट इज द गैल्वेनिक सेल, योर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टेंस एंड द सेल्स बैटरीज कोरोजन। तो ये सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसे आप किसी भी तरीके से स्किप कर सकें, करेक्ट। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उन पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। सबसे पहला आपके पास सवाल आता है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन this reaction takes place, further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of the current in the cell, individual reaction at each electrode। अब ये जो आपके पास आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका गैल्वेनिक सेल का सवाल है। किसका सवाल है? गैल्वेनिक सेल का। जैसे आप बहुत आराम से इस चीज को देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, करेक्ट। अब होता क्या है, यहां पर आपका जिंक का रिएक्शन हो रहा है सिल्वर पॉजिटिव के साथ। जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 के अंदर और सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर के अंदर। यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर कि जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। यानी कि अब आपके पास जो आपकी एनोड की रिएक्शन होगी वो आपके पास होगी कि जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके पास रिएक्शन है जिंक को लेकर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है। और फिर अगर हम बात करें कैथोड के ऊपर, तो 2 Ag पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2 Ag, है ना। ये दो रिएक्शंस आपके पास हो रही हैं, साफ साफ आप इस चीज को देख पा रहे हैं, एनोडिक रिएक्शन एंड द कैथोडिक रिएक्शन। कौन सा आपका जो है इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है? आपको पता है कि आपका एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उस पर आपको पता है कि क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, जो भी आपके पास आपके आयंस रहेंगे वही आपके कैरियर्स ऑफ द करंट होंगे, जाहिर सी बात है। एंड देन है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर चीज आपके पास यहाँ पर रिस्पेक्टिवली रिटन है। अब गैल्वेनिक सेल जो आपके पास बनेगी, अगर आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन, तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में, बीच में आपके पास प्रेजेंट है आपका सॉल्ट ब्रिज, एंड Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सिल्वर के अंदर। So this is how it is. This is how it is. अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Given the standard electrode potential, arrange these metals in their increasing order of the reducing power. अब इनकी reducing power के हिसाब से आपको इनको सेट करना है। किसके हिसाब से? इनकी रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि आप क्या करो, आप करो सेल्फ ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन, है ना। जब तक आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरों का रिडक्शन करेंगे और खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये सभी के सभी, ये जितने भी आपके पास पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ये सभी के सभी आपके पास जो दिए हुए हैं, दीज ऑल आर योर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। तो अब आपको रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए, तो आप क्या करिए,
या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऑर्डर से अरेंज कर दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में ही लिख दीजिए, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि आपको सेल्फ ऑक्सीडेशन का सिंपली ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो अब हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे इसको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ फॉर द 4, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बाद उससे कम जो रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ फॉर द 2। उससे कम जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ 5। उससे कम जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ 3, और सबसे कम जो हमारे पास प्रेजेंट है वो ये है। रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हो जाएगा 1, 3, 5, 2 एंड 4। तो जो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है वही आपकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, बट these all things you have to follow, ठीक है। सेल्फ ऑक्सीडेशन यानी कि आप सिर्फ इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख दीजिए, दैट्स इट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो राइट द नर्स्ड इक्वेशन एंड द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। आपको इन सभी सेल्स के लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखनी है और उनकी ईएमएफ को निकालना है। तो किस तरीके से आप इस सवालों को करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है कि मैग्नीशियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम +2 में, एंड कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक सेल जो है वो मेंशन्ड है। अब इसके बारे में हम सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास एनोड कौन है, मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैग्नीशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10⁻³ मोलर। देन वी हैव कैथोड। कैथोड में कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर, एंड कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ मोलर। ये आपके पास आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब नर्स्ड इक्वेशन लिख लीजिए। आपको पता है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, आप लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यहाँ पर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चल रहा है यहाँ पर। लॉग आपको पता है कि ऊपर आता है राइट वाला पार्ट, नीचे आता है लेफ्ट वाला पार्ट। तो राइट में आपके पास ऊपर कौन प्रेजेंट है, आपका मैग्नीशियम +2, और लेफ्ट में कौन प्रेजेंट है आपके पास, कॉपर +2। इस तरीके से आपके पास आपकी रिएक्शन मेंशन्ड है। ई नॉट सेल हमें गिवन नहीं है तो हम उसे ऐसे ही लिख देंगे। जो भी आपको गिवन हो आप उसके हिसाब से पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, 10⁻⁻3। इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻4। आप पुट करके अपना आंसर बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ। क्या रिएक्शंस होनी है, एवरीथिंग वी नीड टू डिस्कस। तो चलिए सेकेंड पार्ट, वो आपसे कहता है कि अब आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड H पॉजिटिव का हो रहा है रिडक्शन। तो एनोडिक एंड कैथोडिक पार्ट जो आपके पास प्रेजेंट है वो कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट। अब होता क्या है देखिए, ये आपके पास प्रेजेंट है आपका एनोड, आयरन रहा होगा। आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+2 में +2 इलेक्ट्रॉन्स, और Fe+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है दैट इज 10⁻³ मोलर। एंड कैथोड है आपके पास, कैथोड में आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2H पॉजिटिव
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू हाइड्रोजन गैस, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 1 मोलर, एंड जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर जो आपको दे रखा है दैट इज 1 बार। जो प्रेशर आपको दे रखा है दैट इज 1 बार, करेक्ट। तो अब आपको राइट वाले पार्ट को ऊपर लिखना है। आपको पता है आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऊपर किसकी है, Fe+2 की है ना, प्लस आपके पास राइट में हाइड्रोजन गैस भी है, तो आपको उसका प्रेशर भी लेना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और लेफ्ट में आपके पास कौन प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन, और उसका आपको क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। H पॉजिटिव का क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। नाउ जस्ट राइट द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन इज 1। जो भी आपका आंसर आएगा आप अपना पुट करके निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कि अब अगला कौन सा सेल है जिस पे आपको ध्यान देना है। टिन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड फिर से H पॉजिटिव का हो रहा है रिडक्शन। ये आपके पास आपका थर्ड पार्ट प्रेजेंट है। इसका आपको पूरा वही नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। ओके, तो एनोड में आप टिन से tin+2 जा रहे हैं विद द रिलीज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें tin+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.05, and here we have 2H positive gives you 2 electrons to give you hydrogen gas। H positive आयन की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर 0.02, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है दैट इज 1 बार। हर एक चीज यहाँ पर आपके पास रिटन है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है। ओके, तो राइट में आप ऊपर लिखेंगे tin+2, लेफ्ट में आप लिखेंगे H पॉजिटिव का होल स्क्वायर, एंड ऊपर लिखेंगे आप प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये सब चीजें आपके पास मेंशन्ड है, करेक्ट। देन नेक्स्ट आपके पास आता है इन टर्म्स की वैल्यूज को लिखना। tin+2 की वैल्यू है 0.05, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है 1, और नीचे आपके पास प्रेजेंट है H पॉजिटिव, तो 0.02 का क्या लगाना पड़ेगा आपको, होल स्क्वायर। 0.02 का लगाना पड़ेगा आपको इस बार क्या, होल स्क्वायर। दिस इज हाउ इट इज। बस टर्म्स को पुट करना है, अपना आंसर निकालना है, करेक्ट। लिख लीजिए इसे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो अब आपके पास आता है Br नेगेटिव। Br नेगेटिव is getting converted into Br2 with the salt bridge। H positive is getting converted into H2। ये आपके पास आपकी रिएक्शन है। तो एनोड पे Br नेगेटिव है, तो 2 Br नेगेटिव के आयन आपने लिए, कन्वर्ट हुए Br2 में विद द रिलीज ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 2 H पॉजिटिव आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और बना लिया क्या, हाइड्रोजन गैस। और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस। तो Br नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻² मोलर, और H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.03 मोलर। ये आपके पास इस तरीके से आपकी कॉन्सेंट्रेशंस प्रेजेंट है। तो अब लेफ्ट में, पहले राइट में देख लीजिए, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन लिखा है बट वो लिक्विड है, तो लिक्विड का हमें कुछ नहीं लेना है। गैस होता तो हम उसका प्रेशर लेते, ठीक है। राइट में हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर कितना है चलो हम बाद में लिख लेंगे, बट पहले टर्म्स लिख लेते हैं। लेफ्ट में
जो Br नेगेटिव है, क्योंकि उसके सामने कोएफिशिएंट 2 है तो 2 आपको पावर में लेके जाना पड़ेगा, प्लस H पॉजिटिव की भी पावर रहेगी। इस तरीके से आपको लिखना है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 ही दिया हुआ है। Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है, उसका होल स्क्वायर है, एंड 0.03 का होल स्क्वायर है। इस तरीके से आपको टर्म्स को पुट करना है। जो भी आपके पास आपकी E0 सेल की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, वो आप पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। नर्स्ट इक्वेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.20 m solution is given as this. Calculate its molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है kappa इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ये फॉर्मूला हमेशा हमें ध्यान रखना होता है और सिंपल अपनी टर्म्स को पुट करना होता है। तो kappa की वैल्यू दे रखी है आपको 0.0248 एंड यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी ही है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी इज 0.2 m। जो भी आपका आंसर आता है आप अपना पुट करके निकाल सकते हैं। दिस इज योर आंसर विद द साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का आपको ध्यान रखना है। डिवाइड करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। The resistance of a conductivity cell containing this much is given as this. What is the cell constant? आपसे पूछा जाता है सेल कांस्टेंट के बारे में, जो आपके पास होता है क्या, G स्टार, सेल कांस्टेंट। तो G स्टार का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ अपॉन एरिया। G स्टार का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन एरिया, G स्टार। ओके, सो आपको निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है kappa इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया इसको भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद से डेरिवेशन करके ये चीज़ बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेस प्रेजेंट हैं, उनको इंटरकनेक्ट करिए और इजीली निकाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम निकालें तो वो भी हम कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A होता है, एंड इसको आप लिख सकते हैं 1/G, इसको आप लिख सकते हैं 1/kappa, और ये आपके पास क्या होता है, G स्टार। तो आपके पास सिमिलरली सब चीज़ों को रीअरेंज करके kappa आ गया G इंटू G स्टार। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को रीअरेंज करके इस चीज़ को निकाल सकते हैं। करेक्ट, ओके। बट आपको कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ओके, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो kappa इंटू R इज इक्वल टू G स्टार। आप G को 1/R लिख के ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो kappa आपको दिया हुआ है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 1500। यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेल कांस्टेंट। जो भी वैल्यू आती है आप उसे पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। द कंडक्टिविटी इज गिवन, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी if del m naught for acetic acid is this much and what is its dissociation constant. Okay, अब आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन C निकालने के लिए वो आपको सबसे पहले बोल रहा है ना। तो सिंपली आप उसका फॉर्मूला जानते हैं, kappa इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। करेक्ट, तो kappa की वैल्यू क्या है, 0.00241 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो आपके पास आपकी मोलारिटी है, दिस इज योर एक्चुअली मोलारिटी। ये आपकी मोलारिटी गिवन है। kappa की वैल्यू है आपके पास 7.896
into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse into 1000, and this is your molarity 0.00241 m. यहाँ से आपने कैलकुलेट किया और निकाला मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन C, एंड देन आपको डेल m नॉट की वैल्यू गिवन है, खुद से ही गिवन है, दैट इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये आपको वैल्यू खुद से गिवन है ना. अब आपको पता है कि अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल एम सी अपॉन डेल एम नॉट. आपका डेल एम सी का जो वैल्यू होगा डेल एम नॉट को उससे डिवाइड कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. अल्फा की वैल्यू आने के बाद आपको पता है कि ये CH3COOH की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसे हम लिखते हैं CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा. तो Ka की वैल्यू आपके पास, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आपके पास आ जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास आएगी दैट इज 0.00241. अल्फा जो भी आपके पास आता है वो वैल्यू लिखिए 1 माइनस अल्फा. दिस इज हाउ इट इज. तो जो भी आपके पास ये वैल्यू आती है उसको यहाँ पुट करना है, उसको डेल एम नॉट से डिवाइड करना है, उसके बाद जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गेट योर आंसर. दिस इज हाउ इट इज. तो देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली okay, so what we are getting as answer, that is 7.896 divided by 0.00241 divided by तो 0.0327 into 1000, तो 32.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए. दिस इज 32.7 एंड दिस इज 390.5. तो इसको डिवाइड करते हैं. डिवाइडेड बाय 390.5, so it is coming out to be 0.08. बस पुट करना है इसे 0.00241 इंटू 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.08. जो भी आपके पास आंसर आता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ Ka. तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. जल्दबाजी होती है तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. Okay, now let's move towards the next question. How much charge is required for the following reductions? आपके पास कुछ reductions present है, तो उसमें आपका कितना respective charge जो है वो require होगा, वो आपको बताना है. तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है 1 mole of aluminium plus 3 टू एल्यूमिनियम. अब आप जब इस रिस्पेक्टिव ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आपको देखना है कि एल्यूमिनियम प्लस 3 में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होगा एल्यूमिनियम को बनाने के लिए. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होगा, यानी कि आपको 3 फेरेडे ऑफ चार्ज चाहिए होगा. 3 फेरेडे ऑफ चार्ज, सिंपल. 3 × 96500. फिर आता है आपके पास 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2
से लेकर कॉपर, तो आप कॉपर +2 लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कराएंगे और बना लेंगे कॉपर। तो यहां पर आपके पास 2 फैराडे का जो चार्ज है वो रिक्वायर्ड होगा। कितना? 2 फैराडे ऑफ द चार्ज। देन आता है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn+2। अब आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव से जब आप Mn+2 की तरफ जा रहे हैं तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी कि आपको कितने चार्ज की ज़रूरत है? आपको 5 फैराडे ऑफ द चार्ज की ज़रूरत है। दिस इज 2 फैराडे, दिस इज 3 फैराडे एंड दिस इज 5 फैराडे। सिंपल, आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उस रिस्पेक्टिव रिएक्शन की टेक्स प्लेस होने के लिए उतना ही फैराडे ऑफ चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा। सिंपल, नथिंग एल्स। +7 से जब आप +2 जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, सो 5 फैराडे ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट आता है आपके पास हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ द फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपसे कहता है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। ठीक है, तो कैल्शियम CaCl2 जो होता है उसमें आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, प्लस आपके पास Cl नेगेटिव के आयंस रहते हैं, है ना। यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम +2 को जब आप कैल्शियम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितना फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए होगा? 2 फैराडे, क्योंकि आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है 20 ग्राम के लिए। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम +2 के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए होगा? तो 2/40 into 20, that is the 1 फैराडे ऑफ द चार्ज। हाफ। सिंपल यूनिटरी का मेथड लगा के आप इस चीज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब Al2O3 में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, है ना। तो यहां से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इसे कन्वर्ट करना है किसमें? एल्यूमिनियम में। तो जब 27 ग्राम एल्यूमिनियम होता है तो आपको 3 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए होता है। जब वो 40 ग्राम होगा तो आपको चाहिए होगा 3/27 into 40 फैराडे ऑफ द चार्ज। सो दिस इज हाउ इट इज। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपसे नॉर्मली कोई वेट नहीं दिया हुआ होता तो आप हमेशा ये कैलकुलेशन 1 मोल के लिए करते हैं, यानी कि उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस के मोलर मास के लिए करते हैं। लेकिन अब तो आपको वेट मेंशन कर दिया तो आपको यूनिटरी मेथड लगा के उस वेट के हिसाब से आंसर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज a solution of nickel nitrate. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? अब ये जो आपके पास सवाल आता है, जाहिर सी बात है कि आपके पास फैराडे लॉ का सवाल है। दिस इज द फैराडे लॉ सवाल जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पार्ट है, करेक्ट। तो होता क्या है, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है निकल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस। निकल नाइट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स। आपको करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पेयर, टाइम आपको दे रखा है कितना 20 मिनट्स, और कितना वेट आपका निकल का डिपॉजिट होगा
वो आपको बताना है. हाउ मच वेट ऑफ द निकल विल बी डिपॉजिटेड, ये आपको बताना होगा. तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आनी चाहिए. आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू चार्ज बाय फैराडे. दिस इज द रिस्पेक्टिवली योर फॉर्मूला यू हैव टू यूज. जस्ट पुट द वैल्यूज. तो वेट आपको निकालना है तो मोलर मास ऑफ निकल लिखना पड़ेगा. एन फैक्टर यहाँ पर इसका रहेगा 2, क्योंकि आपको पता है कि ये टूटेगा निकल +2 में +2 NO3 माइनस के आयन में. तो निकल +2 है यानी कि आपको 2 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए होगा, है ना. चार्ज I इंटू टी लिख सकते हैं आप, और नीचे 96500 वैल्यू. वेट निकालना है, मोलर मास इंटू 2, करंट की वैल्यू दे रखी है 5, टाइम की वैल्यू दे रखी है आपको 20 मिनट्स, जिसको आपको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना होगा, एंड 96500. तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली. It is coming out to be 5 into 20 into 60 divided by 96500 into 58 divided by 2, that is 1.8 ग्राम. मास आपके पास निकल का 58 होता है. तो पूरा जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास एग्जैक्टली जो वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.8 ग्राम. 1.8 ग्राम. बहुत इजी है सवाल, हमें बस फैराडे की चीज़ों का ही जो है बस पता होना चाहिए. फैराडे का ये जो फॉर्मूला होता है इससे हमें कोई सवाल में कभी कोई परेशानी नहीं आती है. बहुत इजीली हम इससे जुड़े हुए सभी सवालों को कर पाते हैं, बहुत ही इजीली कर पाते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स A, B, C containing solutions of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively and are connected in series. A steady current of this much ampere was passed through them until this much silver deposited at the cathode of the cell B. How long did the current flow? What mass of the copper and zinc were deposited? No problem. हमारे पास 3 सेल्स हैं A, B एंड C, और तीनों को इन्होंने सीरीज में कनेक्ट किया है, जिसमें से एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, जिंक सल्फेट प्रेजेंट है, एक आपके पास प्रेजेंट है आपका सिल्वर नाइट्रेट, और एक आपके पास प्रेजेंट है आपका कॉपर सल्फेट. ये सभी तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस आपके पास प्रेजेंट है. करेक्ट. अब कह रहा है कि आपने जो करंट को फ्लो करवाया है, जो आपका I है यानी कि करंट है, दैट इज 1.5 एम्पेयर, एंड जो आपका वेट डिपॉजिट हुआ है वो सिल्वर का ये लोग बता रहे हैं कि 1.45 ग्राम है. करेक्ट. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड. तो सबसे पहले आप वेट ऑफ सिल्वर का यूज करिए, वहां से आप जो है टाइम को निकालिए, है ना. पहला काम है टाइम को निकालना, तो पहले वही निकाल लेते हैं. तो वेट ऑफ द सिल्वर, मोलर मास ऑफ द सिल्वर इंटू 1, यानी कि उसका n फैक्टर पहले लिख देते हैं. चार्ज हम लिख लेते हैं I इंटू टी एंड देन फैराडे. ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है. तो वेट ऑफ सिल्वर हम निकालेंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमें गिवन ही है. मोलर मास है आपका 108, n फैक्टर 1 है, करंट है 1.5, टाइम आपको निकालना है, और फैराडे आपके पास प्रेजेंट है 96500. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट व्हाट एग्जैक्टली द आंसर विल बी. सो 1.45 इंटू 96500 divided by 108 divided by 1.5. So it is coming out to be
863। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 divided by 1.5, that is 863.7 seconds। ये आपके पास आपका टाइम हो जाता है। 863.7 seconds इज योर टाइम। इतना तो समय आपको लगेगा, ठीक है। अब क्या है कि आपको चाहिए कि भाई हमें कॉपर और जिंक का भी मास मिल जाए। तो आपको पता है कि आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो जिंक के और कॉपर के और सिल्वर के बिल्कुल बराबर होंगे। तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो पहले आप सिल्वर और कॉपर को इक्वेट कर लीजिए, करेक्ट। तो कॉपर के लिए आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और सिल्वर के लिए लिख लीजिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये चीज़ हम कॉपर के लिए लिख रहे हैं, ये चीज़ हम सिल्वर के लिए लिख रहे हैं। पहले हम इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देते हैं, करेक्ट। तो कॉपर के मोल्स निकालिए, उसका एन फैक्टर रहेगा 2। यहाँ वेट इसका गिवन है 1.45, मोलर मास होता है 108 और एन फैक्टर रहता है 1। यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, एंड नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं अपना वेट ऑल्सो। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या होता है, वेट ऑफ द कॉपर एंड मोलर मास ऑफ द कॉपर, जो कि आपके पास कितना होता है 63.5। ये आपके पास मोलर मास ऑफ द कॉपर है। यही अपना आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। अब आपका मन है कि हम थोड़ा सा चेंज करें चीज़ों को, कंप्लीटली तो नहीं बट थोड़ा, कि अब हम इक्वेट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर को ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जिंक से। अब हम इन्हें इक्वेट करेंगे। तो आप चाहें तो आप थोड़ा अलग फॉर्मूला भी ले सकते हैं। यहाँ पर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए, यहाँ पर इसका भी वेट ले लीजिए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लीजिए। अब इसका वेट दिया है 1.45, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास इनटू एन फैक्टर, यानी कि डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये वेट आपको निकालना है, इसका मोलर मास इनटू इसका एन फैक्टर। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को लिखिए। तो 1.45 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये वेट निकालेंगे आप 65 इसका मोलर मास, जिंक का एन फैक्टर 2। तो यहाँ से आप अपने सभी के सभी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वेट निकल जाएगा, यहाँ से ये वेट निकल जाएगा, एंड गेट योर आंसर। बस इतनी सी बात है। हमें पता है कि फैराडे के सेकेंड लॉ के हिसाब से इन सभी के ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। तो सिल्वर की आपको डाटा दी हुई है, तो उसकी हेल्प से आप कॉपर का डाटा भी निकाल सकते हैं, एंड उसी की हेल्प से आप जिंक का डाटा भी बखूबी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल आता है आपके पास। आई थिंक ये सवाल भी आपका जो है फैराडे से ही है, बट आई थिंक दिस इज अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है विद द सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब अगर आप सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइट और उसकी कराते हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस, तो सबसे पहले तो वो टूटता है किसमें, AgNO3 आपका टूटेगा Ag पॉजिटिव में प्लस NO3 -1 में। ओके, लेकिन वाटर भी साथ में प्रेजेंट है तो वाटर भी टूटेगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे अपना सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सेकेंड पार्ट परफॉर्म करेंगे यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो आपके नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, वो आपके रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास पता है आपको एनोड रहता है, एक तरफ आपके पास आपका कैथोड रहता है, और वहाँ पर आपकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस होती हैं। एनोड पे आपके पास कौन चला जाएगा, सिल्वर पॉजिटिव, H पॉजिटिव। यहाँ कौन चला जाएगा, NO3 -1 एंड OH -1। इस तरीके से रिएक्शंस रहेंगी।
अब यहाँ पर कोई ना कोई एक है जो रिड्यूस होगा, यहाँ सिल्वर रिड्यूस होता है, H पॉजिटिव और सिल्वर में से आपका सिल्वर पॉजिटिव रिड्यूस होता है, यहाँ पर आपका रिड्यूस होता है OH नेगेटिव। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन आपका रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। सिल्वर और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से सिल्वर इज हैविंग द मोर रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट इज हैविंग द मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। साइंस का आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास रहेगा क्योंकि आपका कैथोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वहाँ पर आपके सारे के सारे पॉजिटिव आयंस जाएंगे, और एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वहाँ सभी के सभी नेगेटिव आयंस जाएंगे। ठीक है, तो सिल्वर पॉजिटिव का हम करा देते हैं क्या, रिडक्शन। Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो जाएगा Ag में। यहाँ पर आपके पास OH नेगेटिव का क्या होगा, रिडक्शन। वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, O2 में, है ना। यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पर 1 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ते हैं प्लस 4H पॉजिटिव आयन ऐड करने पड़ते हैं। तो ये आपके पास आपकी ओवरऑल रिएक्शन रहती है जब आप OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि ये सभी के सभी डिस्चार्ज ही हो रहे हैं, ये अपना चार्ज हटा रहा है, ये अपना चार्ज हटा रहा है। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है रिडक्शन करके, ये डिस्चार्ज हो रहा है ऑक्सीडेशन करके, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो पहले होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो ही होगा। पहले बात की तो बात ही नहीं चल रही, वही होगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड पार्ट, करेक्ट। लिख लीजिए इसे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट आपसे कहता है, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि AgNO3 है यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड भी सेम ही रिस्पेक्टिव मेटल का ही बना है जिसका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, तो वही आपका ऑक्सीडाइज होता है, वही आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका एनोड है, जाहिर सी बात है उस पर होनी तो ऑक्सीडेशन ही है। जो सिल्वर है वो कन्वर्ट होता है सिल्वर पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और यही आपका रिड्यूस भी होगा, यानी कि सिल्वर पॉजिटिव ही एक इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर के अंदर। एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास आता है विच इज H2SO4 यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो H2SO4 है और एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा है, डाइल्यूट लिखा है, यानी कि आप उसके साथ एक्वस भी ले लीजिए। H2SO4 टूटेगा H पॉजिटिव में प्लस SO4 नेगेटिव में, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। इस तरीके से आपको पता है कि आपके आयंस टूटेंगे, तो कोई ना कोई जाएगा एनोड पर। कौन जाएगा एनोड पर? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑल द नेगेटिव आयंस। और कैथोड है, आपको पता है कि आपका नेगेटिवली चार्ज, तो उस पर सभी के सभी जाएंगे पॉजिटिव आयंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव ही बचा है। तो क्या रिएक्शंस होने वाली हैं? यहाँ पर आपका OH नेगेटिव होता है, यहाँ तो होगा ही H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है O2 के अंदर, और H पॉजिटिव यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन के अंदर, है ना। आप चाहें तो हम पूरी की पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो वाटर gets converted into O2 with the release of 4 electrons plus 4H positive, और यहाँ पर जो है
दो H पॉजिटिव के आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोजन गैस में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सब चीजें हम कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता। सिमिलरली आप कॉपर क्लोराइड भी कर सकते हैं। कॉपर क्लोराइड टूटेगा कॉपर +2 में, +2Cl माइनस में, ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, एंड Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों आपको मिलेंगे, जिसमें Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस में, है ना। तो यही आपकी ओवरऑल रिएक्शंस रहेंगी। बस रिएक्शंस का ध्यान रखना है। ये रिएक्शन रहेगी आपकी कैथोड पे और ये रिएक्शन आपकी रहेगी एनोड पर। Cl negative will be discharged. Cl negative will be discharged. I hope this is clear to everyone. तो सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास हैं। किस किस बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो इसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है, एंड जो भी आपको कंटेंट कराया गया था उसी की ही एप्लीकेशंस है और बहुत इजी सवाल हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से सुना है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी परेशानी आने वाली है। हमने हर टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को इस रिस्पेक्टिव लेक्चर में कवर करने की कोशिश करिए। आई होप आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस को कंटेंट के साथ रिलेट करके क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।